हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेक्चर नंबर 9 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉपी कंस्ट्रक्टर का रिव्यू, ठीक है, जो कि हम पीछे पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे रिव्यू पे टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन मैं टू दी पॉइंट आपको यहाँ पे बात बताता हूँ कि क्या है पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट तो पीछे भी आपने पढ़ लिया था कि जब हम किसी भी पॉइंट की कॉपी करते हैं, यानी कि टेम्परेरी कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं स्टैक के ऊपर, यानी कि जो मेमोरी होती है उसके अंदर हम जब कंस्ट्रक्टर की कॉपी करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आप कॉपी कर लें, तो ये टेम्परेरी तौर पे एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसको स्टैक के ऊपर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो पॉइंट है टेम्परेरी तौर पे, नॉट परमानेंट। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे भी ये भी एक पॉइंट है कि जब हम कॉपी करते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की कॉपी की जाती है। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम ये बात देख लेते हैं कि एक यहाँ पे क्लास कोड क्रिएट कर देते हैं जिसकी मदद से हम कंस्ट्रक्टर को समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। यहाँ हम एक एक्सेस स्पेसिफायर पुट कर देते हैं और कमेंट कर देते हैं। एक पब्लिक स्पेसिफायर पुट कर दिया और एक प्राइवेट। यहाँ n जो है ये एक डाटा मेंबर भी है या मेंबर वेरिएबल भी कह सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट है तो लिख दिया आई एम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, चूँकि ये डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ कुछ कमेंट्स डाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है, क्लास का नेम था सेम नेम के साथ, ओके। एंड एक्स्ट्रा स्पेस में यहाँ पे रिमूव किया मैंने। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट, ओके। और यहाँ पे अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ तो ये 2 टाइम उसे खुद ही कॉल कर लेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि इसको रन करते हैं कोड को, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसको हमने कॉल किया और यहाँ पे आप फील करेंगे आई एम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। मैंने नीचे कोई भी पॉइंट नहीं लिखा, यानी कि जैसे हम लिखते थे ना, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको। हमने obj1 डॉट पॉइंट लिखा और उसके बाद हम इसको जो है यहाँ पे एक्सप्लिसिट करते थे, वो करने की ज़रूरत नहीं। ये खुद से ऑटो जो है ये डिफ़ॉल्ट तौर पे इसको एक्सेस कर लेता है, ओके। अब यहाँ पे एक मैं कमेंट ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे अब एक गौर करने की चीज़ है कि मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ obj, ठीक है, 2 नाम के साथ मैं इसको अगेन क्रिएट कर देता हूँ। मैं फिर से इसको रन करता हूँ। अब आप गौर करें कि आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट तौर पे मैंने कोई क्रिएशन एक्सप्लिसिट नहीं दी, इसने इसको कॉल कर लिया। अगर मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा, यानी कि मैं यहाँ पे x एंड y एंड z में यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दी, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। मैं अब इसको दोबारा कॉल करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट तौर पे देखिए इसने सबको कॉल कर लिया। ये कंस्ट्रक्टर तो आपका क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जब आप इसको क्रिएट नहीं करते ये देन डिफ़ॉल्ट तौर पे वर्क फिर भी करता है, कंपाइलर करवा लेता है इसको। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पॉइंट था कि कंस्ट्रक्टर की कॉपी क्या है, कंस्ट्रक्टर को कॉपी कैसे किया जाता है। कंस्ट्रक्टर को कॉपी करने के लिए ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट वैसे नीचे भी दिया गया है और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट नीचे सिंटैक्स में भी उसने दिया हुआ है जो कि यहाँ पे मौजूद है। मैं 2 टाइम इसको यहाँ पे ये देखें और देन उसके बाद यहाँ पे भी यही पॉइंट दिया है। तो मैं एक ही पॉइंट पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉपी कंस्ट्रक्टर की जब करते हैं
देन इस पॉइंट को समझिएगा कि हमने जब भी किसी कंस्ट्रक्टर को कॉपी करना होता है, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसको कहते हैं हम, उसके लिए आपने क्लास का जो नेम है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, क्लास का जो नेम है वो लिखना आपने, क्लास नेम। ओके, क्लास नेम लिखा और क्लास नेम। ओके, एंड उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, नेम एंड ऑफ ऑब्जेक्ट का आपने नेम लिखना है। और अगर आपने इसको विद इन जो है पैरेंथेसिस अगर आपने इसको पुट करना है तो यहाँ पे आपने वो पैरामीटर पुट कर देना है, पैरामीटर जो कि आपने कॉपी करवाना है। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, दूसरा वे जो हमारे पास है वो क्या है, एक दूसरे तरीके से भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि क्लास नेम। ठीक है, क्लास का नेम लिखें, उसके बाद आप लिखें नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे आप जो है असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, इक्वल नहीं कहना, असाइनमेंट कहना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी पैरामीटर है, उसके बाद आपका जो भी पैरामीटर है वो यहाँ पे आप पुट कर दें। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से जो कि आपको बुक में दिया हुआ है। इस पॉइंट को देखिएगा कि ये वाला पॉइंट भी कॉपी कंस्ट्रक्टर है और ये वाला भी कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ऊपर जो पॉइंट दिया है कि जैसे अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज आल्सो कॉपी कंस्ट्रक्टर, और अगर आप इसको विद इन पैरेंथेसिस लिख देते हैं जैसे कि आपने ये लिखा हुआ है तो ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि मेरी क्लास का नाम है टेस्ट, मैंने क्लास का नेम लिखा, उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपने कॉपी करवाना है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं OBJ और 1 कह देता हूँ मैं इसको, उसके बाद पैरेंथेसिस लिख दी है हमने, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्ट 2 या 3 जो भी नाम है, यहाँ पे आप ऐसा करें, इसको कॉपी करवाना है आपने इसके अंदर। ओके, ऑब्जेक्ट 1, दिस इज अ वन वे। उसके बाद जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, टेस्ट एंड OBJ, हम यहाँ पे 3 की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट 3 हमने एक क्रिएट कर लिया, उसको कॉपी क्या करवाने जा रहा हूँ मैं, उसको कॉपी करवाने जा रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट 1 का डाटा। ये दोनों तरीके जो है हमारे पास कॉपी डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के होते हैं। यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे भी ये जो स्टूडेंट नाम के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है उसको कॉपी करवा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे भी कॉपी का प्रोसेस है। कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड एज द टेम्पररी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएट। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो ये टेम्पररी कॉल कर लेगा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट A है। सबसे पहले इस पॉइंट को समझिएगा, मैं इसको अनदर कलर हाईलाइट करता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया, ये क्लास का नाम है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। यहाँ पे क्या किया गया, क्लास का नेम लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज नेम ऑफ द क्लास, ये क्लास का नेम लिखा। यहाँ पे पहला पॉइंट ये था। दूसरा ये ऑब्जेक्ट का नाम लिखा जिसके अंदर कॉपी करवानी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे उसने लिखा स्टूडेंट B। ठीक है, तो ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। ओके, और यहाँ पे इसको कॉपी क्या करवा दिया, ये वाला जो पहला हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था, ये इसको डिफॉल्ट कॉपी चली जाएगी। जैसे ही हम स्टूडेंट B ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये वाला जो इसके पास ये ऑब्जेक्ट 1 था इसको कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे असाइन नहीं हो रहा है, ये इसको कॉपी हो रहा है। बेसिकली असाइन वैल्यू भी कॉपी होती है, तो इसके पास जो भी वैल्यू है इसको असाइन हो जाएगी। आई मीन कि ये इसको कॉपी कर रहा है। ठीक है, और जब भी हम फंक्शन 1 को कॉल करेंगे तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट A का डाटा है, अगर वो यहाँ पे हमने इसको कॉपी करवाया तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड एज वी आर क्रिएटिंग द स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ही हम स्टूडेंट B का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये इसको खुद ब खुद कॉल कर लेगा। ठीक है, कहता है इन टर्म ऑफ स्टूडेंट A, यानी कि टर्म ऑफ स्टूडेंट A, इस ऑब्जेक्ट की टर्म में इसको उसने कॉपी कर दी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है डिफॉल्ट कॉपी का। चूँकि टाइम कम है और लेक्चर ज़्यादा हैं तो वरना मैं आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिकल कोड ऐड कर देता जिससे, लेकिन इससे वीडियो जो है वो 1 घंटा प्लस चली जाएगी। दैट्स रीज़न कि मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे देखें आपके पास 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो आपने यहाँ पे इस वे में कर लिया, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास क्लास है टेस्ट नाम की। ओके, और टेस्ट नाम की क्लास है, हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया वो इनसाइड क्रिएट करवा दिया। ठीक है, उसकी जो डेफिनेशन है वो आउटसाइड कर दी। अगर हम बात करें, ये नीचे का पॉइंट जो है ये ख़त्म है, समझो। ओके, हम यहाँ पे आपको बता चुके थे कि आपने जब भी आउटसाइड इसको क्लियर करना है, टेस्ट एंड स्कोप रेजोल्यूशन
ठीक है। और उसके बाद जो भी आपने कॉपी करवानी है वो यहाँ पे आप करवा सकते हैं। फर्ज करें मैंने कहा था obj2 है और इसकी जो कॉपी है हमने करवानी है वो obj1 की करवाओ। ये एक एग्जांपल है। यहीं पे प्रोसेस वो बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट देखिएगा, ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कॉपी करवाई जा रही है, ये वाला ऑब्जेक्ट कॉपी करवाया जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास का नेम है, ठीक है। तो ये भी क्लास का नाम है, ये क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो आगे से क्रिएशन की जा रही है कॉपी की, जो कि इसके अंदर पुट की जा रही है वो यहाँ पे। तो ये आउटसाइड जो है, ये सिंटैक्स कहाँ पे लिखा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का आउटसाइड यानी कि क्लास के बाहर, ठीक है। यहाँ पे कहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसको ये न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को वैल्यूज कॉपी करके दे रहा है। कौन सी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज कॉपी करके दे रहा है। यहाँ पे देखें रोल नंबर नाम का हमारा एक डाटा मेंबर है, ठीक है। इसको क्या कॉपी करके दे दिया, ये वाला पॉइंट जो है रोल नंबर, जो कि ऊपर यहाँ पे कोड कंप्लीट नहीं, नीचे कोड आएगा, आप देखेंगे कि ऊपर जो हमारे पास रोल नंबर ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर, इस ऑब्जेक्ट की वजह से इस ऑब्जेक्ट का जो भी डाटा है यहाँ से उठा के इसको कॉपी कर देगा, ठीक है। नेम की बात करें तो इसको नेम जो है ये न्यू ऑब्जेक्ट है तो इसको यहाँ से डाटा कॉपी करके दे रहा है, और जीपीए एक न्यू ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से डाटा कॉपी करके दे रहा है। तो दिस इज कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे इसको भी रीड कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसके अंदर काफी एमसीक्यूज होंगे। इस पॉइंट को देखें, ये उसने शायद 2 टाइम लिख दिया, ये सेम लाइन, आई थिंक सो दैट कि ये उसने 2 टाइम लिख दिया लाइन, पॉइंट उसको एक ही लिखना चाहिए था। कहता है कि जैसे डिफॉल्ट कॉपी कंपाइलर क्या जनरेट कर देता है, कॉपी जनरेट कर देता है इटसेल्फ, ठीक है, कंपाइलर खुद से। और कहता है वी कैन ओवरराइड, कहता है हम इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, राइटिंग आवरसेल्फ एक्सप्लिसिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, जैसे ओवरराइडिंग आपने पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बात कर लेता हूँ कि हमने कोई टेस्ट नाम के एक जो है वो क्रिएट कर लिया था कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे अगर हम बात करें obj एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम ये कंपाइलर खुद से तो कर लेता है, लेकिन जो हम खुद से लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लास थी, क्लास के अंदर मैंने एक टेस्ट नाम का एक क्रिएट कर दिया, क्या क्रिएट कर दिया, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये जो है एक्सप्लिसिट है, हमने इसको किया है। अब एक डिफ़ॉल्ट में था और उसके बाद दूसरा हमने ये क्रिएट कर दिया जिसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं, ये ओवरराइडिंग हो गई। अगर हम इससे ज़्यादा करना चाहें तो टेस्ट एंड विद सम पैरामीटर्स, आप यहाँ पे पैरामीटर्स पुट कर सकते हैं इनसाइड, बट यहाँ पे ओवरराइडिंग है। वो कहता है अगर आप खुद से करते हैं तो ये ओवरराइड हो जाता है, ठीक है। दैट कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय राइटिंग आवर ओन कॉपी कंस्ट्रक्टर एज शोन इन द एग्जांपल बिलो। नीचे उसने कोई एग्जांपल भी पुट किया है, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस, और यहाँ पे ये क्लास का नाम पुट कर दिया है, ये क्लास का नाम है, ठीक है। इसके अंदर डाटा मेंबर है रोल नंबर, और यहाँ पे पब्लिक सेक्शन जो है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया गया है। ये पब्लिक सेक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या क्रिएट किया गया है, इस पॉइंट को देखिएगा कि उसने ये एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। इसका मैं कलर जो है वो कुछ ये वाला कर देता हूँ, ये वाला कलर। ये जो है एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर एक रोल नंबर 0 है और आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे कोड खत्म हो जाता है कि यहाँ पे हमारी क्लास का नाम था स्टूडेंट और कंस्ट्रक्टर ये डिफॉल्ट हमने क्रिएट कर दिया है। इसको कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लिसिट हमने इसको क्रिएट किया है। अगर हम क्रिएट नहीं करते तो ये खुद से भी चल जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ये हमने क्रिएट किया, और यहाँ पे एक डाटा मेंबर ले लिया, आई एम डिफॉल्ट कर, ये उसकी डेफिनेशन क्लियर कर दी। उसके बाद कहता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे फिर क्या किया जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है, ठीक है। कहता है कि स्टूडेंट कांस्टेंट, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहता है कि कॉपी जो है कंस्ट्रक्टर की उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कहता है कि कॉपी कर दो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की एक लेयर क्रिएट कर देगा, कॉपी करके दूसरे न्यू ऑब्जेक्ट को वो प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे कहता है आई एम कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये वाली ऑफ स्टूडेंट क्लास। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्लास जो थी वो ये थी, ये स्टूडेंट नाम की एक क्लास थी, ये एक कंस्ट्रक्टर था जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे दोबारा हमने ये जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया जिसको ओवरराइड किया हमने, यानी कि हमने खुद से यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये एक कॉपी क्रिएट हो गई ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की स्टूडेंट क्लास का जो होता है, ठीक है। अगेन हमने किया तो वो कॉपी क्रिएट कर दी, ठीक है, जिसको ओवरराइड कहते हैं, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग था। और यहाँ पे ये देखें, ये जो डाटा मेंबर है इसको क्या चीज़ कॉपी करवा दी है, ऑब्जेक्ट लिखा हमने,
ठीक है, डॉट हमने लिखा और रोल नंबर लिखा। तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये इस पॉइंट को हमने कॉपी करवा दिया। जब हम इसको कॉल करेंगे तो देन ये ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर का वर्क सारा ये इसके अंदर स्टोर कर दिया गया है, कॉपी करवा दी गई है। तो देन अगर इसको सी आउट करेंगे तो पूरा वर्क ये अकेला ही कर लेगा क्योंकि उसको कॉपी करवा दी गई है। ठीक है, स्टूडेंट क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको कहते हैं स्टूडेंट कॉपी क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि मेन के अंदर क्या किया गया, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, ये एक ऑब्जेक्ट मेन के अंदर क्रिएट किया गया है यहाँ पे। अब ये स्टूडेंट जो है ये क्लास का नाम है, आ स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, तो इसको जो है डिफॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने लिखा था ना यहाँ पे एट द एंड, मैंने मेन के अंदर यहाँ पे आपको लिखा था, मेन के अंदर क्या लिखा था हमने कि यहाँ पे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जैसे कि मैंने क्लास का नेम टेस्ट लिखा था और उसके बाद मैंने यहाँ पे obj1 लिखा था, तो मैंने उसके बाद obj1 एंड x एंड y लिखा था। तो ये सारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर थे। तो यहाँ पे उसने जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये एक डिफ़ॉल्ट है, तो उसने लिखा भी है कमेंट में कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इम्प्लिसिटली कॉल्ड एट दिस पॉइंट। यहाँ पे इम्प्लिसिट है यानी कि ये कंपाइलर ने खुद इसको डिफ़ॉल्ट तौर पे कॉल कर लिया। ठीक है, कॉल्ड एट दिस पॉइंट, इम्प्लिसिट खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट उसने कॉल कर लिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कॉपी करवाई है, यहाँ पे ये वाला जो स्टूडेंट था यानी कि ऑब्जेक्ट था, इसको बी स्टूडेंट के अंदर ये कॉपी करवा दी है। ठीक है, ये हमने इस कॉपी को, इसकी एक कॉपी क्रिएट करके इस नए ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर दी जिसको बी स्टूडेंट कहा है। ठीक है, कहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इम्प्लिसिटली कॉल्ड एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे ये डिफॉल्ट वाला था, यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे उसने यहाँ पे कॉपी का नाम नहीं लिखा। ठीक है, ये डिफॉल्ट लिखा उसने, ये डिफॉल्ट वाला, क्योंकि ये था ही डिफॉल्ट। और यहाँ पे उसकी क्या की गई है कि कॉपी क्रिएट की गई है और यहाँ पे इम्प्लिसिटी कंपाइलर खुद से इसको कॉल कर लेगा। तो ये ओवरराइड हमने किया है। ओके, यानी कि सर ने किया, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का आपका तमाम जितना भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है कि कंस्ट्रक्टर क्या है और उसकी कॉपी क्या है। शैलो कॉपी हमने पीछे वाले पॉइंट में पढ़ लिया था, शैलो कॉपी और डीप कॉपी जो है वो पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, फिर भी इसको यहाँ से रीड कर लें। अब यहाँ पे देखिएगा शैलो कॉपी क्या है। शैलो कॉपी पीछे बता भी दिया था मैंने आपको कि कहता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, तो कंपाइलर उसकी जो कॉपी क्रिएट करता है वो दूसरे अदर यूजिंग कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और असाइन कर देता है जितना भी डाटा उसके पास होता है, दूसरे क्रिएट किए गए न्यू ऑब्जेक्ट को वो सारा डाटा प्रोवाइड कर देता है। इस तरह की जो कॉपी होती है इसको शैलो कॉपी कहते हैं। ठीक है, शैलो कॉपी का प्रोसेस पीछे भी बताया था मैंने, ऊपर यहाँ पे अभी चेक करिएगा। ये हमारे पास डीप कॉपी थी ये वाली, और शैलो कॉपी मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बड़ी तफसील से बता दी थी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपकी एग्जाम बिल्कुल आपके सर पे हैं। और यहाँ पे ये शैलो कॉपी थी। यहाँ पे देखेंगे कॉपी यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एटसेट्रा। यहाँ पे देखेंगे ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, इसको क्या प्रोवाइड किया गया है, इसका पूरा डाटा जो है इसको प्रोवाइड कर दिया गया। ये पूरा ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कहता है कि दिस काइंड ऑफ कॉपी इज कॉल्ड शैलो कॉपी, जो कि ऊपर क्रिएट की गई थी। ये सारा मैंने पीछे बताया था। ये देखो एक स्टूडेंट क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट, इसको ये कॉपी करवा दिया। शैलो कॉपी कंपाइलर विल बी यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर टू असाइन द स्टूडेंट वैल्यू एटसेट्रा न्यू क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया इसको इस ऑब्जेक्ट का डाटा कॉपी करवा दिया गया। ठीक है, ये शैलो कॉपी है। यहाँ पे स्टूडेंट अहमद है, पीछे भी पढ़ लिया था हमने, ये रिवीजन लेक्चर था बेसिकली, फिर भी मैंने इसको करवा दिया है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो अहमद है, ये अहमद का जो डाटा है ये हीप है आपका, जहाँ से आप मेमोरी से डाटा उठाते हैं, ये हीप है, स्टैक हीप। मैंने लेक्चर आपको CS201 में बड़ी तफसील से बताया था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये स्टूडेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास ये इसका अपना जो डाटा है, ये रोल नंबर है, उसके पास नेम है, ये GP है। तो ये अहमद जो है ना हीप के ऊपर मेमोरी जो है ये इसको कॉपी करवा दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब ये स्टूडेंट A था। अब यहाँ पे क्या किया गया, स्टूडेंट B जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, इसको ये सारा डाटा, जैसे ही आपने इसको ये ऑब्जेक्ट कॉपी करवाया, ये सारा डाटा उठा के इसके अंदर चला गया, B के अंदर। तो ये वाला सीन अब B के पास भी बन जाएगा। तो गौर कीजिएगा कि स्टूडेंट A ने जो डाटा है, ऑब्जेक्ट A ने ये सारा डाटा इसको दे दिया। ठीक है, हीप के ऊपर यहाँ पे स्टोर किया है। ठीक है, यानी कि ये हीप के ऊपर ये डाटा स्टोर तो ऑलरेडी था ना, तो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है, स्टूडेंट A ऑब्जेक्ट जो है, इसके पास जितना भी डाटा है वो यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, और इसने इसको क्या कॉपी करवा दिया, इस ऑब्जेक्ट को भी यही सेम डाटा कॉपी करवा दिया। तो ये भी हीप के ऊपर, मेमोरी के ऊपर इसको ये भी एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शैलो कॉपी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोड है यहाँ पे क्लास एंड उसके बाद हम बात करते हैं ये नेक्स्ट जो है ये कंप्लीट कोड है। इसको समझने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं डेव के अंदर। ओके, एंड इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और
उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको भी कॉपी कर लेते हैं ताकि समझना भी आसान हो जाए और समझाना भी आसान हो जाए। इस पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट जो है मैंने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ओके। और इसको मैं अब सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोड को जो है ना वो एक बेहतरीन तरतीब से सेट कर दिया ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमने एक क्लास क्रिएट कर ली, ठीक है। दिस इज़ अ क्लास, कमेंट कर देता हूँ मैं साथ में, दिस इज़ अ क्लास, ये एक क्लास है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्राइवेट पोर्शन में, अगर आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट में प्राइवेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर भी मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ अ प्राइवेट सेक्शन ऑफ द कोड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक नेम डाटा मेंबर है, यानी वेरिएबल कह दो इसको या डाटा मेंबर कह दो। एक यहाँ पे हमारे पास इंटीजर टाइप है। उसके बाद पब्लिक सेक्शन है। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, स्टूडेंट नाम का एक, ये देखो क्लास का नेम है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर, हैव नो रिटर्न टाइप। यहाँ पे इसके अंदर हमने देखें कि नेम, सबसे पहले मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ ताकि हमें वार नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, ओके। यहाँ पे बल्कि इसने रन होना ही नहीं था। हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं, हेडर फाइल CLUD एंड CSTRN स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, या आप यहाँ पे ऐड कर दें हैश इंक्लूड CLUDE। सर्दी से हाथ काम नहीं कर रहे। ये आज क्या डेट है, 25 दिसंबर है जब हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके। एंड उसके बाद strn string.h, ठीक है। हमने दो यहाँ पे हेडर फाइल पुट कर दी हैं और एक C स्ट्रिंग एंड एक string.h। अब इसको रन करते हैं कि क्या ये कोड हमें तंग करता है। नहीं, अब ये वर्किंग में है। हमारे पास उसने कहा एक अहमद और दूसरा अहमद जो है 2 टाइम हमारे पास ये कहता प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और देन नेक्स्ट पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे पहले हम इस बात को समझ जाएं कि क्या सीन है। यहाँ पे देखिएगा वार्निंग मैसेज भी है, डिक्लेयर कन्वर्सेशन फ्रॉम द स्ट्रिंग कांस्टेंट टू द कैरेक्टर वाइट स्ट्रिंग, ओके। अभी मैं इसको ऐड नहीं करने जा रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर जो है वो नेम है, आर नेम एंड आर रोल नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पे ये एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं इसको थोड़ी बाउंड्री क्लियर करता हूँ समझाने के लिए कि यहाँ पे देखें कि एक कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट नाम का। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट क्लास का नाम लिखा और स्टूडेंट ए नाम के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। इसको हमने वैल्यू दे दी अहमद। अहमद वैल्यू जो है वो नेम में जाके स्टोर हो जाएगी और 1 जो है वो रोल नंबर में जाके स्टोर हो जाएगा, ओके। दोनों पैरामीटर्स जब ये डिफॉल्ट इसको कॉल करेगा। यहाँ पे क्या किया गया, नेम जो है इसको क्या वैल्यू कॉपी करवाएगी, क्या असाइन किया गया। यहाँ पे एक न्यू वैल्यू असाइन की गई है, जैसे कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है, हमने जो नंबर नाम ऐड करना है, हो सकता है कि वो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है, आपने 201 के अंदर भी स्ट्रिंग कैटिनेशन एंड लेंथ के फंक्शंस पढ़े थे। तो यहाँ पे नेम जो है आ नेम जो है इसके अंदर जो डाटा स्टोर करना है हमने उसमें +1 उसने ऐड कर दिया। तो जो, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो टर्मिनेटर है नल करैक्टर स्ट्रिंग के अंदर ऐड होता है, तो उसका जो भी नाम है +1 इसलिए कर दिया कि मेमोरी का साइज मैनेज बराबर हो जाए। ये मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे कर दी गई है, ओके। यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉपी करवा दिया गया है, नेम जो है जो भी वैल्यू हम इंटर करेंगे उसको यहाँ पे कॉपी करवा दिया गया है। उसके बाद रोल नंबर को रोल नंबर जो है पुट करवा दिया गया है, यानी कि डायरेक्टली हम जो है ना जो क्लास के अंदर हमारे पास प्राइवेट डाटा के जो डाटा मेंबर होते हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते। आपने गेटर सेटर फंक्शन के साथ जैसे उनको एक्सेस करवाया था वही सेम सीन है कि हम डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर रहे, हम उनको रोल नंबर की वैल्यू जो है इसको साइन कर दी, ओके। और नेम के अंदर हमने ये साइन कर दिया और ये हमने जो स्ट्रिंग कॉपी कर ली है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने कॉपी करवा दी, असाइन कर दी। यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर क्या किया गया कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट इसको कांस्टेंट रख दिया गया ताकि इसको मॉडिफाई ना किया जाए। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया इसको हमने कांस्टेंट इसलिए कर दिया गया कि इसको मॉडिफाई ना किया जा सके, ओके। यहाँ पे ये पॉइंट देखिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। इस पॉइंट के अंदर क्या किया गया, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट कर दिया था तो यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, नॉट न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर हम, क्योंकि ये डीप कॉपी नहीं है, अगर हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें मेमोरी की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, कोई मेमोरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये हमारा जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसी को मॉडिफाई कर दिया गया है, उसी को जो है उसके वैल्यूज़ के साथ कर दिया गया, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया गया क्योंकि हमने कांस्टेंट कर दिया। यहाँ पे शो नाम का एक फंक्शन हमने ले लिया है
ठीक है। इसको हमने एक नेम जो है वो वैल्यू सी आउट करवा दी। शो नेम जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो जो भी नेम हमने इंटर किया वो यहाँ पे आउट कर देगा। यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टर है, जो भी मेमोरी हमने यहाँ पे इस नेम को मेमोरी ये प्रोवाइड की थी, ये देखें जितनी भी मेमोरी हमने प्रोवाइड की इसको, वो यहाँ पे क्रिएट होने के बाद डिस्ट्रक्टर जो है बेसिकली बाकी का डिलीट कर देगा। एक्स्ट्रा स्पेस को यहाँ पे ये क्या करेगा, ये हमारे पास डिलीट कर देगा एक्स्ट्रा मेमोरी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टर का बेसिकली यही काम होता है। मेन के अंदर आगे हमने स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे जो वैल्यू 1 है वो अहमद दे दी, और उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और रोल नंबर 1 दे दिया, 2 3 4 5 जो भी आपको जरूरत है। यहाँ पे जो हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको कॉपी करवा दिया, स्टूडेंट 1 का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका डाटा इसको कॉपी करवा दिया गया। ओके, यहाँ पे हमने कहा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा डॉट शो नेम, और यहाँ पे स्टूडेंट बी डॉट शो नेम, ये दोनों वैल्यूज़ क्या है उसको कॉपी करवा रहा है। और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सिस्टम को पाउज कर दिया गया। मैं सिस्टम को पाउज नहीं करता, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि सिस्टम पाउज हो ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। हम इस कोड को रन करते हैं, देन चेक। यहाँ पे देखो 2 हमने ये पॉइंट देखने का है हमारे पास कि हमने यहाँ पे क्या किया, 2 वैल्यूज़ को पुट किया। एक हमारे पास जो है 1.1, दिस इज़ 0.1, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक सेकंड ऑब्जेक्ट है, कॉपी करवाया है। तो आपका यहाँ पे जो पर्पस है वो है कि आपने देखें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ए क्रिएट करवाया था, और हमारे पास जो स्टूडेंट बी था इसको डाटा कहाँ से मिला, इसको डाटा यहाँ से कॉपी कर दिया गया। ठीक है, कॉपी ऑफ द ओबीजे ए। ठीक है, तो इसकी कॉपी जो है वो बी को दे दी, और जब हमने बी की थ्रू इसको कॉलिंग किया तो इसने हमें वो वैल्यूज रिटर्न कर दी। दैट्स वाज वेरी इजी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर और शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या था। वो डिपेंड करता है, अगर आप कोड को शुरू से डे 1 से आप करते आ रहे हैं तो आपके लिए ये चीज़ें ईजी होगी। ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इनको नहीं किया तो फिर आपके लिए ये कोड समझ में नहीं आएगा। डीप कॉपी बेसिकली पीछे हम एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट कर लिया जाता है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ, और एलोकेट न्यू डायनामिक मेमोरी दे दी जाती है। यहाँ से थोड़ा सा इसको न्यू मेमोरी जो है उसको दे दी जाती है। ठीक है, और हीप के ऊपर इन प्रोसेस से हमारा जो है वो कोड क्रैश नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता, सम टाइम कोई बग्स नहीं आते। स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये पॉइंट भी मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेंथ के लिए उसने एक वेरिएबल ले लिया है, और इस वेरिएबल को उसने क्या डाटा स्टोर करवा दिया, स्ट्रिंग लेंथ ऑब्जेक्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या किया, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर चुके हैं। असाइनिंग अ न्यू वैल्यूज, ठीक है, लेंथ यानी कि मेमोरी यहाँ पे असाइन की गई, डायनामिक मेमोरी टू डाटा मेंबर नेम ऑफ करेक्टर टाइप ऑफ न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉपी कर दिया गया। नेम, अगर आप नेम 1 है ऑब्जेक्ट नेम है तो ये आपस में इसको कॉपी करवा देता है। ये हमने 201 में बहुत तफसील से पढ़ा था। नाउ वी सी दैट व्हाट हैपन व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन द मेन एज शोन। अगर वो कहता है कि अगर हम मेन के अंदर इसको क्रिएट करते हैं, ये पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये पॉइंट भी आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। मोस्टली मेरे ख्याल से ये हमारा लेक्चर कवर अप है। ये भी उसी कोड को रिपीट किया गया, आप इसको खुद देखेंगे। यही वो, ये देखें सेम पॉइंट है। ठीक है, सेम पॉइंट है, नथिंग स्पेशल्स। ठीक है, वही कोड उसने कॉपी करके अगेन आपको थोड़ी सी न्यू मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पे डिस्ट्रक्टर जो है उसकी मेमोरी को डिलीट कर देता है, और नाउ योर कोड इज एंड। और ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कंस्ट्रक्टर के ऊपर है, ये डिस्ट्रक्टर के ऊपर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफॉल्ट कॉपी करता है, कंस्ट्रक्टर परफॉर्म द शैलो कॉपी वर्क्स फाइन। शैलो कॉपी कहता है इन आवर क्लासेस डज नॉट इन्वॉल्व द डायनामिक मेमोरी। कहता है कि हमारी कॉपी जब हम करते हैं तो डायनामिक मेमोरी को इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि ये एक कॉपी क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट की। कंस्ट्रक्टर दैट परफॉर्म द शैलो कॉपी वर्क्स फाइन। कहता है इन आवर क्लासेस हैज एनी डाटा मेंबर्स इन्वॉल्व द डायनामिक मेमोरी वी हैव टू राइट आवर ओन कोड इन कॉपी कंस्ट्रक्टर टू परफॉर्म द डीप कॉपी। कहता है अगर आप डीप कॉपी करना चाहते हैं तो आपको अपना कोड क्रिएट करना पड़ेगा, डिफॉल्ट पे आप गुजारा नहीं कर सकते। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज नॉर्मली यूज टू परफॉर्म द डीप कॉपी। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो डीप प्रोसेस को करने के लिए किया जाता है, और जो डिफॉल्ट होता है वो शैलो कॉपी के लिए किया जाता है। इफ वी डू नॉट मेक द कॉपी कंस्ट्रक्टर देन द कंपाइलर परफॉर्म द शैलो कॉपी। ठीक है, अगर आप क्रिएट नहीं करते तो ये शैलो कॉपी हो जाता है। शैलो कॉपी का क्रिएशन मैंने आपको बता दिया था कि आपका कोड जो है वो एरर क्रिएट कर सकता है, बग्स और लैगिंग क्रिएट कर सकता है आपकी गेम्स, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। शैलो कॉपी परफॉर्म द बिटवाइज कॉपी, यानी कि ये डबल कॉपी दे देता है, फिर डैंगलिंग प्रॉब्लम आ जाता है। आपने पीछे वाले लेक्चर में मैंने तफसील से बताया था।
डिस्ट्रक्टर बेसिकली फ्री करता है मेमोरी को, डिलीट करता है डायनामिक एलोकेशन के ऊपर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। फ्री मेमोरी एलोकेशन यूज़ न्यू, जब भी आप मेमोरी को फ्री करना चाहते हैं तो C++ के अंदर आपको बताया था कि न्यू का ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, हमने ये 201 के अंदर बहुत तफसील से पढ़ा था। डिस्ट्रक्टर इज़ यूज टू परफॉर्म द हाउस कीपिंग ऑपरेशंस एंड डिस्ट्रक्टर इज फंक्शन विद द सेम नेम ऑफ द क्लास एंड परफॉर्म विद द टिल्ड साइन। ये टिल्ड साइन यहाँ पे मेंशन है, यानी कि सेम अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये कंस्ट्रक्टर है, ये स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर, अगर मैं इसके साथ टिल्ड का साइन पुट कर दूं तो ये एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद क्लास है, ये हमारे पास एक डिस्ट्रक्टर है। इफ़ नेम, अगर हमारे पास नेम जो भी हमने पुट किया है उसको डिलीट करवाने के लिए यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। उसके बाद ओवरलोडिंग है, सीक्वेंस ऑफ द कॉल्स, डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोड। अब यहाँ पे मज़े की बात है कि ओवरलोडिंग जो डिस्ट्रक्टर है ये 2 टाइम 3 टाइम नहीं लिखा जाता, ये डिस्ट्रक्टर की एक खासियत है अगेन। और इसके अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और इसके अंदर पैरामीटर्स भी नहीं होते। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मुझे एक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ये डिस्ट्रक्टर है, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होते। फॉर एग्जांपल इंट x एंड इंट y, ये इसके अंदर पैरामीटर नहीं आते, ठीक है। और ये ओवरलोडिंग में भी नहीं होता, डिस्ट्रक्टर एक ही बार होता है जो कि एक ही बार मेमोरी को डिलीट कर देता है। और सीक्वेंस ऑफ द कॉल्स कहता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली एंड कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इन द सीक्वेंस ऑफ द विच ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड एट द रिवर्स ऑर्डर। अब जो कंस्ट्रक्टर है वो सीक्वेंस में जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने डिक्लेयर किया है उसके मुताबिक जो भी मैच करता है उसको एक्सेस कर लेता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर जो है ये रिवर्स ऑर्डर में जाता है, एक ही बार बैक में मेमोरी को फ्री करके निकल जाता है। उसके बाद उसने कहा यहाँ पे हमारे पास आ नेम कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे टिल्ड साइन पुट कर दिया तो आ डिस्ट्रक्टर, ओके। उसके बाद हमारे पास ये कोड है, कहता है कि स्टूडेंट B अली है और स्टूडेंट A अहमद है, ठीक है। अब ये दोनों न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए, किसी को कॉपी नहीं करवाया, यहाँ पे कोई कॉपी नहीं की गई। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट A और B दोनों ऑब्जेक्ट है, इसको अली दिया, इसको अहमद, और आउटपुट में अली कंस्ट्रक्टर, अहमद डिस्ट्रक्टर और अहमद, ये दोनों ही ये वर्क में चल गए। एक्सेस फंक्शंस जो हैं ये बेसिकली हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं, जिसको हमने सेटर और गेटर फंक्शन भी पीछे पढ़े हैं। अगर मैं देखता हूँ, अगर हमारा आगे पॉइंट ज़्यादा लंबा नहीं तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सेट रोल नंबर सेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया गया। सेट बेसिकली इज़ अ कीवर्ड। इस पॉइंट को समझिएगा, इस पॉइंट के अंदर क्या किया गया है कि सेट रोल नंबर जो वैल्यू हमारी है, अगर हम उसको कोई वैल्यू पास करते हैं, अगर हमने वैल्यू जो है वो इंटर की है लेस देन 0, अगर हमने वैल्यू लेस देन, क्योंकि ये देखें असाइन कर दिया गया, ये वैल्यू ऑब्जेक्ट को असाइन कर दी गई उसके पैरामीटर्स को मैचिंग के लिए। उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे कहता है कि इफ़ आर रोल नंबर इज़ लेस देन 0, अगर तो आपने जो रोल नंबर इंटर किया वो 0 से लेस है तो रोल नंबर को वैल्यू 0 असाइन कर दी जाएगी। अगर आपने कोई भी वैल्यू 0 से एक्स्ट्रा इंटर की है तो आपका वो जो रोल नंबर, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक कमेंट पुट कर देता हूँ कि आपने जो वैल्यू है गेट इन की है या आपने सी इन की है, जो भी वैल्यू आपने पुट किया है वो है कुछ 4 5 6 या आपका रोल नंबर है वो 20 है। तो अगर आपने 20 पुट किया तो यहाँ पे काबिल गौर जो चीज़ है, ये 20 वैल्यू जो है ये रोल नंबर को साइन कर दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये 20 है, जब भी आप सी आउट करेंगे रोल नंबर को तो आपका आंसर जो है वो 20 सी आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 0 पुट किया, अगर आपने 0 पुट किया तो फिर इसको 0 वैल्यू नहीं मिलेगी, इसको 0 वैल्यू मिल जाएगी और आपका जो आंसर है वो 0 पुट कर दिएगा। तो यहाँ पे कंडीशन इफ स्टेटमेंट के साथ उसने पुट कर दिया, ओके। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद कहता है सेटर फंक्शन था, अब गेटर फंक्शन है। जब भी आपने कोई फंक्शन सेट किया अब उसको गेट भी करेंगे तो गेट रोल नंबर। अगर तो आपने वैल्यू जो है ये वाली पुट की है ठीक वैल्यू, तो रिटर्न क्या कर दिया जाएगा, रोल नंबर, ठीक है। अब अगर आपने 0 पुट किया या 0 से जो भी आपने पुट किया यहाँ पे रोल नंबर को रिटर्न कर दिया जाएगा। ये गेट रोल नंबर है, इसको एक्सेसर, सेटर और गेटर फंक्शन का एक्सेसर है। यहाँ पे कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द इन्फॉर्मेशन हाइडिंग डाटा मेंबर ऑफ द क्लास आर डिक्लेयर्ड द प्राइवेट। अब हम यहाँ पे जब इनको प्राइवेट करते हैं तो फिर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, फिर हम इस यहाँ पे आउटसाइड द क्लास गेटर सेटर फंक्शन कहता है आउटसाइड वर्ड कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट। अब क्लास के आउटसाइड तो आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेस करने के लिए कहता है कि एक्सेसर फंक्शन आर आल्सो यूज्ड टू एक्सेस द प्राइवेट डाटा ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक्सेसर फंक्शन क्या करते हैं, ये गेटर सेटर फंक्शन क्या करते हैं कि ये आउटसाइड भी आपका डाटा जो है इसको एक्सेस करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के डाटा को, नॉट वेरिएबल्स। वी एक्सेस द फंक्शन टू गेट एंड सेट प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। कहता है आल्सो ऐड द एरर चेकिंग कोड इन द एक्सेसर फंक्शन एंड रिड्यूस द एरर, और एरर को रिड्यूस करता है एंड डज नॉट मूव द इलीगल स्टेट। उसके बाद कहता है कि ये स्टेट भी जो है वो लीगल समझी जाती है, लीगल नहीं समझी जाती। गुड प्रैक्टिस के लिए कहता है नेवर रिटर्न द हैंडल टू द डाटा मेंबर फ्रॉम द गेटर फंक्शन
ठीक है, और बिकॉज यू आर द नेवर श्योर द फंक्शन एक्सेसिंग रेफरेंस विल नॉट बी चेंज एटसेट्रा दिस पॉइंटर। अब यहाँ पे देखें दिस पॉइंटर बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं। इस पर अब मैं आपको एक छोटा सा कोड करके दूँ या फिर ऐसे ही समझिएगा, वीडियो लंबी हो रही है। आपने जब भी वैल्यूज़ को, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, अगर कोड नहीं लिखूँगा, फ़र्ज़ करें कि आपने एक क्लास के इनसाइड, ये मैं क्लास की कोई क्लास टेस्ट है, ओके, इसके इनसाइड हमने एक प्राइवेट के अंदर हमने एक इंट ए ले लिया, ओके, और नाउ एट द नेक्स्ट टाइम पब्लिक के अंदर आपने कोई फंक्शन ले लिया, फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट रख दिया, कंस्ट्रक्टर ले लिया मैंने यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर दी, मैं कहता हूँ इंट एक्स, ओके, और इंट एक्स मैंने कोई सेट कर दिया, या मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इंट, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया ए, ओके। अब यहाँ पे जब भी आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज है कि अब ये वाला एक वेरिएबल है या पैरामीटर है। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे दिस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि दिस, यहाँ पे जो इंट ए है मैंने इसको पुट कर लिया दिस ए। अब यहाँ पे कहा कि दिस इज़ अ वेरिएबल। अब कंपाइलर को ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि ये वेरिएबल जो है, ये वाला जो डाटा है वो ये वेरिएबल है, ठीक है। अब ये समझ जाता है कि ये पैरामीटर नहीं है, इसका आर्गूमेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल को पकड़ा है, तो यहाँ पे दिस फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। कोड लंबा ना हो जाए, जनरल क्लासेस के अंदर कहता है कि यहाँ पे कहता है कंपाइलर रिजर्व स्पेस फॉर द फंक्शन डिफाइंड इन द, उसने इस पॉइंट को क्लियर नहीं किया, दिस पॉइंटर्स कंसिडर द, शायद नीचे करे फंक्शन स्पेस गेट रोल नंबर, यहाँ पे गेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। स्पेस फॉर द डाटा इज नॉट एलोकेटेड सिंस नो ऑब्जेक्ट इज येट क्रिएटेड पॉइंटर। यहाँ पे देखिएगा कहता है दिस पॉइंटर स्टूडेंट S1 S2 S3, यहाँ पे उसने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। कहता है दिस पॉइंटर स्टूडेंट, ये दिस पॉइंटर स्टूडेंट के लिए मैंने पॉइंटर वाला पॉइंट तो आपको लेक्चर नंबर शायद 5 में भी पढ़ा दिया था। तो कहता है कि फंक्शन जो है हमारे पास, यहाँ पे एक फंक्शन ये है, ये दूसरा रोल नंबर है, यहाँ पे भी रोल नंबर है, यहाँ पे भी रोल नंबर है, तो कन्फ्यूजन तो हो जाती है। तो आप वहाँ पे पॉइंट से क्लियर कर सकते हैं कि ये आपकी कौन सी वैल्यू है। फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे दिस एंड आप यहाँ पे बता देते हैं कि जो भी आपकी वैल्यू, यहाँ पे आपके पास रोल नंबर या आपका फंक्शन था S1 था, ठीक है, तो उसको बता देते हैं कि हम इस S1 को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो फंक्शन की स्पेस को भी क्लियर कर देता है, और कन्फ्यूजन से कंपाइलर को बताने के लिए कि हम कौन से वेरिएबल के साथ वर्क कर रहे हैं, उसके लिए दिस पॉइंटर इस्तेमाल किया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट दिस पॉइंटर, उसने इसकी एग्जाम फंक्शन स्पेस कॉमन फॉर एवरी वेरिएबल, ठीक है, ये सच है। एंड नेवर न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड मेमोरी इज रिजर्व फॉर द वेरिएबल ओनली। एंड उसके बाद इस पॉइंट को छोड़ें। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन की जो स्पेस है ये S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए, S4 के लिए भी इक्वल है मेमोरी की लेआउट जो है। तो यहाँ पे जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमने किसकी तरफ जाना है। कंपाइलर को ये पॉइंट क्लियर करने के लिए कि आप इस वक्त कौन से ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कोई दूसरा पॉइंट मैं पकड़ लेता हूँ, मैं यहाँ पे बात करता हूँ दिस, और यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ कि S2, तो वो इस ऑब्जेक्ट को अभी फिलहाल कॉल करा, इसके लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है। दिस फंक्शन इसलिए काम आता है। दिस पॉइंटर एड्रेस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज पास टू कॉलिंग फंक्शन। अब जिसकी कॉल की जा रही है उसी को उसका एड्रेस पास करता है। एड्रेस इज डी रेफरेंस बाय द फंक्शन एंड हैंस एक्ट ऑन द करेक्ट ऑब्जेक्ट। और S1 इसको भी एड्रेस उतना ही मिला। पासिंग दिस फंक्शन व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड एट दिस पॉइंटर पास्ट पैरामीटर टू दैट फंक्शन। अब ये पैरामीटर्स से बचाने के लिए भी अगर टाइम थोड़ा बच गया तो मैं एट द एंड यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद ये पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे उसने इसको क्लियर भी किया है। कहता है कि हमारे पास स्टूडेंट ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, और यहाँ पे ये एक पॉइंट जो है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है, डिक्लेरेशन ऑफ दिस पॉइंटर टाइप कांस्टेंट दिस। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो हमारे पास रोल नंबर है ये हमने ऊपर भी जनरेट किया था, ये एक वेरिएबल भी था। अब यहाँ पे कंपाइलर कन्फ्यूज है कि ये हमारे पास पैरामीटर है या कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे दिस रोल नंबर टाइप करके उसको बता दिया गया है कि ये एक आर्गूमेंट है, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10, उसको लेक्चर नंबर 10 में हम मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं एक छोटा सा दिस फंक्शन का प्रोसेस जो है उसको पुट भी कर देता हूँ। इतने से हिस्से को डिलीट कर देता हूँ। क्लास का नाम हमारे पास जैसे कि टेस्ट रखा हुआ है, इसका नाम टेस्ट ही रख लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई पब्लिक सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ, इसके अंदर मैंने कोई इंट एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ VRB,
ठीक है। वेरिएबल का नाम मैंने VRP रख दिया, या आप यहाँ पे इसका नाम ABC रख दें वेरिएबल का नाम, या सिर्फ A रख दें। ओके, एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वॉइड मैंने रिटर्न टाइप पुट की। यहाँ पे मैंने एक सेट पुट, ठीक है, एक सेट पुट नाम का एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, या सेट फंक्शन नाम का मैंने एक फंक्शन ले लिया। ओके, एंड इसके अंदर यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन को क्लियर करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे सेट करना है, पैरामीटर इंट a, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये भी a नाम का है और मेरा जो पैरामीटर है ये भी a नाम का है। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैंने किसको वैल्यूज असाइन करनी है। यहाँ पे फर्ज करो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि मैंने जो a है उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी 5, ठीक है। अब कंपाइलर कंफ्यूज है कि ये वैल्यू इसकी है क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट से वैल्यू पकड़नी है, तो अब ये कंफ्यूज है, ये वैल्यू इसकी है। कंपाइलर जब कंफ्यूज हो गया है इस पॉइंट से, कंपाइलर की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम दिस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमने इस्तेमाल किया दिस फंक्शन का। अब हमने उसको बता दिया कि ये मेरे पास जो है ये एक वेरिएबल की वैल्यू है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को सी आउट और ए को जब हम सी आउट कर देंगे तो एंटर, देन कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं गेन करेगा, ठीक है। दिस पॉइंटर इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप सो दैट को आपको बहुत से अच्छे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, क्यूज भी आपके क्लियर हुए होंगे, और बाकी अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उस कमेंट के अंदर आपको सारे पॉइंट्स अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।